देन वी हैव स्टार्टेड डूइंग असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर, या फिर लीगल रूल्स। एक ऑफर के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती हैं, लीगल रूल्स पर्टेनिंग टू एन ऑफर। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स ऑफ एन ऑफर। चलिए, तो अपन ने सबसे पहले कर लिया था, द ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। सर, ऐसा ऑफर होना चाहिए जिसमें देर इज इंटेंशन टू क्रिएट, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, सोशल, रिलीजियस, मॉरल, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में देर इज नो capability of creating legal relationship. The offer must have its terms definite or clear, or they must be certain. And फिर अपन ने कर लिया था, the offer must be communicated to the other party. केस का नाम जो सामने आया था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये एक अकेला केस इसमें कर लेना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक उसका एक्सेप्टेंस कोई मायने नहीं रखता है, एक्सेप्टेंस वाला एक्ट कोई मायने नहीं रखता है। बिना ऑफर का नॉलेज में आए हुए एक्सेप्टेंस का एक्ट जीरो है, कोई मतलब नहीं है उसका। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। नेक्स्ट इज the offer must be made with a view to obtain the consent of the offeree। ये करना बाकी था, अपन ने ये कर लिया था। an offer may be conditional, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देव, बोल क्या प्रॉब्लम हुई। सर वो लालमन शुक्ला वाले में आपके नोट्स में ना नीचे और एक केस ये दिया हुआ है, हाँ, मैं तो वो आपको भी बस, करना है। नहीं, लालमन शुक्ला कर लो, मोर देन इनफ। ओके ओके सर। जैसे यार इसमें बच्चा गुम गया था ना, वैसे ही इधर कुत्ता गुम गया था, अब उसके लिए क्या दो अलग केस याद करेगा। फिच वर्सेस स्नेडेकर। हाँ ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने बस वो देखा इसलिए आपको पूछा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑफर, ऑफर में भी कंडीशनल, ये भी कर लिया था। अब आगे करते हैं, द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी। द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी। सर, हम ऑफर एक्स मिस्टर वाई को ऑफर क्यों देते हैं? क्योंकि उनका सामने वाले की कंसेंट या एसेंट लेने का इंटेंशन होता है, सामने वाले की कंसेंट या एसेंट लेने का इंटेंशन होता है। इसलिए सर, यदि मैं सिंपली एक स्टेटमेंट दे रहा हूं और मेरा आपकी कंसेंट या एसेंट लेने का कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कोई ऑफर नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि सर, दो स्टेटमेंट्स, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोलते हैं, क्या आप मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदेंगे? ये डेफिनेटली एक ऑफर है, ठीक है, क्योंकि इसमें सामने वाले की कंसेंट लेने का इंटेंशन है। जबकि सेकंड वाला जो है, क्या मैं अपना घर बेच सकता हूं? यदि 50 लाख रुपए कोई मुझे दे तो मैं अपना घर बेच सकता हूं। इसमें एक्स जो बोल रहा है वो सिंपली वाई का एक, वो सिंपली एक स्टेटमेंट दे रहा है, उधर वाई की कंसेंट लेने की इस स्टेटमेंट में कहीं भी इच्छा नहीं है, तो ये सेकंड वाला ऑफर नहीं होगा। क्या तुमको ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। क्या तुमको ये बात समझ में आई जो इन दो एग्जांपल से और पॉइंट से समझा? दैट the offer must be made with a view to obtain the consent of the offeree, that is there is an intention to obtain the acceptance। खुद ऑफर की डेफिनेशन में यह पॉइंट आ रहा है, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything। अब यहां से पढ़ो, with a view to obtain the assent of that other, whatever act towards such act or abstinence, towards such positive offer or towards such negative offer। तो ये लाइन क्या बोलती है? with a view to obtain the assent of the other person, to with a view to obtain the consent of the other person। तो हम ऑफर क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे सामने वाले की कंसेंट लेने का इंटेंशन होता है। सर, पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया? बोलो, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? बोलो, जल्दी बोलो। समझा सर। समझा? तो सब जने अपना वीडियो ऑन करो फटाफट। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस वेरी क्विकली। वीडियोस ऑन कर लिया करो यार। खाना नहीं खा रहे हो, खाना खा रहे हो तो खा के कर लिया करो। खाना नहीं खा रहे हो तो खा के कर ले, तो हाथों हाथ करना। ठीक है, चलिए।
चलिए आगे करते हैं अपन, लेट्स डू द थिंग्स फॉरवर्ड। हाँ, नेक्स्ट है द ऑफर should not contain the term the non compliance of which would amount to acceptance। देखो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारा पुलकित जो है ना, उसने एक ऑफर दिया देव को। पुलकित ने देव को ऑफर दिया। पुलकित 1.5 शाणा था, ठीक है। पुलकित पर्सनली मत लेना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं बस, ताकि तुम लोग को याद रहे, हाँ सर। ठीक है। पुलकित 1.5 शाणा था। पुलकित ने ऑफर दिया देव, क्या तू अपनी मर्सिडीज कार, क्या तू अपनी मर्सिडीज कार मेरे को 5 लाख रुपए में बेचता है क्या? ठीक है, पुलकित ने देव को ऑफर दिया, क्या तू अपनी मर्सिडीज कार मेरे को 5 लाख में बेचता है क्या? और यदि तूने इस ऑफर का जवाब 7 दिन के अंदर अंदर नहीं दिया, और यदि तूने इस ऑफर का जवाब 7 दिन के अंदर अंदर नहीं दिया, तो मैं ये मान लूंगा तूने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। देखा सेकेंड लाइन कितनी खतरनाक लिखी। यदि तूने 7 दिन के अंदर अंदर, यदि तूने 7 दिन के अंदर अंदर इस ऑफर का जवाब नहीं दिया, तो मैं ये मान लूंगा कि तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता है ये, मतलब ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। ये ऑफर के साथ में ऐसी टर्म्स नहीं डाल सकता कि आपने यदि आंसर नहीं दिया तो फिर ऐसे, तो फिर मैं ऑफर का एक्सेप्टेंस मान लूंगा। यानी कि ये ऐसा नहीं लिख सकता, एन ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस, तूने जवाब नहीं दिया, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्या तुमको पॉइंट समझ में आ गया? तो पढ़ना चालू करें कि सर ऐसा नहीं हो सकता। सब जने को आ गया? दिया, रिया, शिरीन, मंशा, यस एवरीवन। मानवी जैन बार बार आ रही जा रही है, क्या बात हो गई भाई? तो मैं खाली एक बार आए और गए। अच्छा, चलो पढ़ो भाई। शिरीन जॉन प्लीज रीड फॉर अस दिस पॉइंट। While making the offer, the offerer cannot say that if the offer is not accepted before a certain date, it will be presumed to have been accepted unless the offeree sends his reply. No contract will arise. सर वही बात है, जब तक ऑफरी अपना रिप्लाई सेंड नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हाँ, मैं एक्सेप्टेंस का रिप्लाई सेंड नहीं करता है, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि सर जब तक ऑफरी अपना रिप्लाई सेंड नहीं करता है, तूने ये 7 दिन में रिप्लाई सेंड नहीं किया तो मैं ऑफर एक्सेप्ट हुआ मान लूंगा। नो नो नो, स्पेसिफिकली एक्सेप्टेंस अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये टर्म बिल्कुल ही बुलशिट टर्म है, ऐसी टर्म्स आप ऑफर में नहीं डाल सकते हो। नेक्स्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है, एन ऑफर में बी ए स्पेसिफिक ऑफर और ए जनरल ऑफर। ये टाइप्स ऑफ ऑफर जब अपन नीचे पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी अपने को समझ में आएगा। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, स्पेशल ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर भी बोलते हैं, क्रॉस ऑफर्स, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, तो ये वहां पर समझाऊंगा। ऑफर कैसा भी हो सकता है, स्पेशल ऑफर, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, सब समझाऊंगा वहां पर, लेकिन ये नीचे समझाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफर, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, डेफिनेशन में भी आ चुका है। ऑफर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव ऑफर कुछ करने के लिए ऑफर होता है, और नेगेटिव ऑफर कुछ नहीं करने के लिए ऑफर होता है। ठीक है, सो एन ऑफर, पॉजिटिव ऑफर एन ऑफर टू डू समथिंग, नेगेटिव ऑफर एन ऑफर रिगार्डिंग नॉट टू डू समथिंग। यदि आप मेरे पे केस नहीं करेंगे तो मैं आपका सारा पैसा 2 महीने में चुका दूंगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने कर लिए। एक पॉइंट छूट गया है अपना, दैट इज एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन ऑफ ऑफर, या इन्विटेशन टू ऑफर, या इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर। आओ समझते हैं किस चिड़िया का नाम है इन्विटेशन टू ऑफर। अपन ने पढ़ा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रोसेस कहां से चालू होती है सर, जब एक बंदा दूसरे बंदे को ऑफर देता है सर, वहां से चालू होती है। फिर आगे ये प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन का एलिमेंट जुड़ता है, फिर सर ये क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। एंड एन एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाले पॉइंट्स भी पढ़े हुए हैं अपन ने। ठीक है, दिया इधर ध्यान दे, साइड में मत ध्यान दे। ठीक है, लुक एट द स्क्रीन। सो सर
अपन ने क्या पढ़ा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रोसेस जब एक बंदा दूसरे बंदे को ऑफर देता है उससे चालू होती है। कुछ सर्कमस्टांसेस में सर इससे पहले भी एक स्टेप आता है, इससे पहले भी एक स्टेप आ जाता है, सारे केसेस में नहीं, कुछ सर्कमस्टांसेस में ही, जिसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ये कुछ ही सर्कमस्टांसेस में होता है। सर अब समझो ये स्टेप क्या है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ऑफर देने की बजाय, ऑफर देते तो कैसा देते, क्या आप मेरा घर 50 लाख में खरीदेंगे, ये तो हो जाता ऑफर। लेकिन मिस्टर एक्स ने ऐसा नहीं बोला। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला, बहुत ध्यान से समझना है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि मिस्टर वाई मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप मुझे ऑफर दो। मिस्टर वाई मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप मुझे ऑफर दो, फिर मैं उस ऑफर को या तो एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। यानी कि एक्स वाई को ऑफर देने की बजाय इनवाइट कर रहा है कि आप मुझे ऑफर दो, फिर वाई ऑफर दे रहा है। तो कुछ सर्कमस्टांसेस में क्या ये स्टेप समझ में आ गया? ऑफर से पहले भी एक इनविटेशन टू ऑफर वाला स्टेप हो सकता है, या इनविटेशन टू रिसीव ऑफर वाला स्टेप हो सकता है। बाने में समझ में आया रे? यस सर। तो इसमें हंसने वाली क्या बात हो रही थी, मुझे ही बता, हम सब भी हंसेंगे साथ में। सर कुछ नहीं। कुछ नहीं सर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स और सिचुएशंस देखते हैं, इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू रिसीव ऑफर। हमको दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा ऑफर है और कौन सा इनविटेशन टू ऑफर है या इनविटेशन टू रिसीव ऑफर है। देखो समझना फर्क कहां पर पड़ेगा। यदि एक्स ने वाई को ऑफर दिया होता, क्या मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदेंगे, तो क्या, तो ये ऑफरर, ये ऑफरी, जिसे ऑफर दिया गया, तो ऑफरी के पास में राइट होता है कि वो ऑफर को चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। ये ऑफर जिसको मिला है ना ऑफरी को, उसका राइट होता है। ठीक है सर। लेकिन सर यदि मैंने आपको इनविटेशन टू ऑफर दिया है कि मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप मुझे ऑफर दो, तो वाई ने एक्स को ऑफर दिया, तो सर उसका असर ये होगा कि अब ये ऑफरर बन जाएगा और ये ऑफरी बन जाएगा। तो उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का राइट मिस्टर एक्स के पास में आ जाएगा। समझ रहे हो कितनी चतुराई भरी बात है और कितनी गूढ़ बात है इसमें, कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप ऑफर दो, तो आप मुझे ऑफर दोगे, तो मेरे पास में उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का राइट होगा। इसमें कंट्रोल का बहुत बार बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है, हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए 5 या 6 सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जो कि इनविटेशन टू ऑफर के तौर पे बहुत ही फेमस सिचुएशन है। तो उनमें से एक दो पे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है, जहां आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अरे ये तो इनविटेशन टू ऑफर है, इसलिए उस हिसाब से अपने को आंसर बनाना पड़ेगा अपना। कैसे? कि सर देखो, आओ एक बार पढ़ना चालू करते हैं। Display of goods in a shop or showroom with a price tag on them is not an offer, rather it is an invitation to public to make an offer to buy the goods at these prices। आओ समझाता हूं। पहला एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, क्या एग्जांपल है भैया? ये एक शॉप है, शॉप में अंदर पूरी शॉप बनी हुई है, ये बाहर शोरूम है, शोरूम पे कांच का दरवाजा लगा हुआ है, कांच के दरवाजे में एक जीन्स टकरी है ली की, जिसपे प्राइस टैग लगा हुआ है 4999 का। ठीक है, तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स with a price tag on them is an example of invitation to offer। कौन इनवाइट कर रहा है सर? शॉपकीपर। शॉपकीपर जो है वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि पब्लिक में से जो भी इसको देखे, इस इनविटेशन टू ऑफर को, और चाहे वो शॉपकीपर को ऑफर कर सकता है मुझे ये जीन्स 4999 में खरीदनी है, फिर शॉपकीपर उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है कि सर नहीं, मुझे ये जीन्स आपको नहीं बेचनी है, मैंने तो जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही मिस्टर एक्स अंदर आए हुए हैं उनको बेची है, बस इधर से उतार ही रहा था जितने आप आ गए।
ठीक है, इसलिए शॉपकीपर आपको वो जीन्स बेचने से मना भी कर सकता है, और वैसे प्रॉब्लम नहीं है तो बेच भी सकता है। लेकिन समझना प्रोसेस को कि सर शॉपकीपर ने डिस्प्ले ऑफ गुड्स करके आपको इनविटेशन टू ऑफर दिया है, इनवाइट किया है कि आप उसे ऑफर दीजिए ये जीन्स खरीदने को 4999 में, ठीक है सर। फिर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। यदि ये डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग ये ऑफर कहलाता, यदि ये डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग ऑफर कहलाता, यानी कि शॉपकीपर से यदि पब्लिक को ऑफर आता, पब्लिक में से कोई भी अंदर दौड़ते हुए जाता, बोलता है एक्सेप्टेड, लाओ जीन्स मेरी, शॉपकीपर फंस जाता। यदि अंदर पहले से किसी और को उसने वो जीन्स बेच दी होती तो फंस जाता या नहीं फंस जाता? एक ही गुड्स को दो जनों को कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा एक ही चीज को लेके? दो बात समझ में आ रही है आपको? क्यों ये इन्विटेशन टू ऑफर हुआ, क्यों इस सिचुएशन को इनविटेशन टू ऑफर माना और ऑफर नहीं माना? शिरीन जॉन समझ में आया तेरे को? ईशा मांगड़ शेट्टी, ठीक है, कनक, दिया, देव, रिया, मंशा। मंशा आज चुप कैसे बैठी है भाई? अभी तक तो एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तेरे, ठीक है, चलो समझ लिया करो। रिया क्या मेरी क्लास में हर बार ही खाना खाती रहती है क्या? कभी वीडियो ऑन नहीं करती है तू? ठीक है, आ जाओ। तो सर पहला गूढ़ मंत्र याद रखो, डिस्प्ले ऑफ गुड्स with a price tag on them is an example in a showroom or a rack। जो भी आप जैसे मॉल जाते हो, आप लोगों के घर के पास में शायद इनॉर्बिट या फिर वो कौन सा है, एक दो मॉल्स बने हुए हैं, तो सर उसमें रैक में मान लो कॉफी पड़ी हुई है, कॉफी के ऊपर क्या लगा हुआ है, प्राइस टैग लगा हुआ है, कॉफी पैकेट 999 रुपीज, ठीक है। बिस्किट्स पड़े हुए हैं, उनके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है, कुछ शेल्फ में फ्रूट्स पड़े हुए हैं, उस पे प्राइस टैग लगे हुए हैं। सो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग ऑन देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर फ्रॉम द शॉपकीपर और मॉल ओनर टू यू, ठीक है। फिर आप उसे देख के उन गुड्स को, मान लो अपनी वो जो वो होती है ना कैरी करने वाली एक बास्केट या ट्रे होती है, आप एक एक सामान को उठाते हो और फिर उसमें डालते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उन सामान को इकट्ठा कर रहे हो और शॉपकीपर को बदले में इनविटेशन टू ऑफर के बाद में कौन सा स्टेप आता है? आप ऑफर दे रहे हो, मुझे बिस्किट इतने रुपए में खरीदना है, मुझे कॉफी इतने रुपए में खरीदनी है, मुझे फ्रूट्स इतने रुपए में खरीद रहा है। आप शॉपकीपर, आप जिसे भी ऑफर देते हैं उसके पास में खुला राइट होता है, वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। यानी शॉपकीपर या मॉल ओनर आपको माल बेचने को हाँ भी बोल सकता है और आपके ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता है, आप उसे बाउंड नहीं कर सकते हो बेचने के लिए। पूरी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये रहा। इस तरीके से इनविटेशन टू ऑफर काम करता है। फर्स्ट पॉइंट, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट हो तो भैया पूछ लो बेटा। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर या इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर। द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स does not constitute an offer for sale of certain goods on listed price, rather it is an invitation to offer। जैसे कि बुक कैटलॉग गिवन बाय पब्लिशर टू अ बुक सेलर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने आज दिन तक कितनी बुक्स खरीदी होंगी? थोड़ी बहुत अकाउंट्स की खरीदी होंगी, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की खरीदी होंगी, थोड़ी बहुत लॉ की खरीदी होंगी। वैसे लॉ में अभी तक मैं जानता हूँ कोई किताब खरीदी नहीं गई है, ठीक है। और थोड़ी बहुत आपने जब 10th में थे तो साइंस की खरीदी होगी, मैथ्स की खरीदी होगी, बायोलॉजी की खरीदी होगी, वगैरह वगैरह। तो सर पब्लिशर्स होते हैं, वो बुक छापते हैं, ठीक है सर। पब्लिशर्स जैसे कि एस चांद की बुक्स आती है, जैसे कि टीएमएच की आती है, टाटा मैग्रो हिल की बुक्स आती हैं। तो ये पब्लिशर्स क्या करते हैं बेटा, ये अपना एक कैटलॉग छपवा लेते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है अकाउंट्स की बुक का नाम ये, राइटर का नाम ये, ठीक है, और कौन से स्टैंडर्ड की है, इसकी प्राइस ये है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स की ये बुक का नाम ये, ऑथर का नाम ये, कितने रुपए की है। ऐसे पूरा अपना जितनी भी किताबें वो छापते हैं उनका पूरा कैटलॉग छपवा के पब्लिशर्स किसको दे देते हैं? बुक शॉप ओनर्स को, ठीक है, या बुक सेलर्स को, ठीक है। फिर बुक से तो दिस कैटलॉग which is given from publisher
तो बुक शॉप ओनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। वो इनवाइट कर रहे हैं कि इस कैटलॉग में से तुम पढ़ के और हमको ऑर्डर प्लेस करो, हमको ऑफर दो। तो बुक शॉप बोलता है मुझे अकाउंट्स के इस राइटर की इतनी बुक चाहिए, इकोनॉमिक्स के इस राइटर की इतनी बुक चाहिए, एट द रेट जो भी प्राइस ये है ना इस पे ये चाहिए, ये ऐसे वो अपनी पूरी लिस्ट बता देता है। तो वो क्या कर रहा है, बुक शॉप ओनर ऑफर दे रहा है पब्लिशर को, मुझे ये इस प्राइस पे इतनी किताबें चाहिए, ये इस प्राइस पे इतनी किताबें चाहिए। पब्लिशर के पास में बुक्स हो भी सकती हैं, कई बार स्टॉक में होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं। तो सर वो मना भी कर सकता है और ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है और ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। बट बुक शॉप ओनर ये नहीं बोल सकता अरे भाई आपने ऑफर दिया था और मैंने एक्सेप्ट किया था तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारे बीच में, तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं, rather it is an this catalog is an example of invitation to offer, जिसको पढ़ के बुक शॉप ओनर ने ऑफर दिया, जो ये पब्लिशर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो छाप के भेजेगा यहाँ पर या भेज देगा, रवाना कर देगा छपी हुई होगी तो। क्या तुमको ये प्रोसेस समझ में आया? डिस्प्ले नहीं सॉरी, ये अपने सेकंड वाला, प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, rather it constitutes an invitation to offer. Second example समझ में आया? everyone, मनीषा, कनक, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है दिमाग में? नो सर। कनक थोड़े से है ना, रेस्पॉन्स टाइम को फास्ट कर। रेस्पॉन्स टाइम को फास्ट करेगी तो टेस्ट लिखते वक्त 10 मिनट बत्ते नहीं लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, अपने को 5 मिनट पहले करना है, ध्यान रखना। रेस्पॉन्स टाइम फास्ट। चलो ऐसे ही दो एग्जाम्पल और देता हूं आपको जो एग्जाम में आ सकते हैं। होटल जाते हो ना सब जने अपने पेरेंट्स के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में, मेन्यू कार्ड देखते हो या नहीं देखते हो? पाव भाजी, सबके मुंह में आया पानी, ठीक है। पाव भाजी 100 रुपीज कि सर, चीज बर्गर 70 रुपीज कि सर, सैंडविच 60 रुपीज, पिज्जा पिज्जा 200 रुपीज, ऐसे पूरी लिस्ट दी हुई होती है। सर दिस मेन्यू कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर फ्रॉम द होटल पर्सन टू द कस्टमर, टू द प्रोबेबल कस्टमर। ये जो है ना, ये इन्विटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है। होटल वाला आपको इनवाइट कर रहा है कि आप इसमें से देख के मुझे ऑफर दो कि मुझे पाव भाजी चाहिए, 3 पाव भाजी चाहिए, 2 चीज पिज्जा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो यानी कि आप उसे ऑफर दे रहे हो। कई बार रसोई घर में यानी कि किचन में ये सामान खत्म भी हुआ हो सकता है, तो सर वो आपका ऑफर एक्सेप्ट भी कर सकता है और ऑर्डर पूरा भी कर सकता है, और आपका ऑफर रिजेक्ट भी कर सकता है कि सर पाव भाजी खत्म हो गई, ये नहीं बाकी मैं सप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? सो दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ पॉइंट नंबर 2, प्राइस मेन्यू, यस, कैटलॉग, ठीक है एवरीवन। एक और एग्जांपल देखो, बान्यमी जैन जो है वो शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है सर। और खनक जो है वो शू होलसेलर है, ठीक है। तो सर खनक ने बान्यमी जैन को बोला मुझे अपने प्राइसेस की इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। तो बान्यमी ने बदले में उसको कैटलॉग भेजा या प्राइसेस की डिटेल्स भेजी, ये वाला जूता मॉडल नंबर ये इतने रुपए पर पीस पड़ेगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 की है, ये वाला जूता ये इतने वगैरह, ये इतने प्राइस का पड़ेगा, तो कैटलॉग भेज रही है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में जब वो प्राइस की डिटेल्स बता रही है, ये स्टेप हुआ इनविटेशन टू ऑफर, जिसको पढ़ के खनक ऑर्डर प्लेस करेगी तो वो होएगा ऑफर। फिर बान्यमी जैन उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। सिंपली किसी को अपनी प्राइसेस की डिटेल्स बताना कभी भी ऑफर नहीं होता है। जब बान्यमी ने इसको कैटलॉग दिया तो ये इनविटेशन टू ऑफर था, वो कभी भी ऑफर नहीं था। क्या तुमको समझ में आया? अब पता कर लोगे क्या ऑफर, क्या इनविटेशन टू ऑफर। यस, देखो यहाँ एक स्टेप और हो गया। यहाँ पर खनक ने पूछा प्राइसेस की डिटेल्स भेज, तो इसने प्राइसेस की डिटेल्स या अपना कैटलॉग भेजा। सर वही तो मैंने आपको समझाया था, वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो कभी भी ऑफर नहीं है। बात समझ में आया? कनक नींद तो नहीं आ रही है बेटा? इतना बोरियत बड़ा पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। देव पासारी,
हैप्पी बर्थडे हो गया रे? हाँ हाँ सर। चलो, वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। अभी तक 2 एग्जाम्पल क्या पढ़े थे? डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग ऑन देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। सर जो प्राइस लिस्ट और ये सब है, दिस इज फ्रॉम अलग अलग तरीके, जैसे होटल में बताया, जैसे कि बुक पब्लिशर के यहाँ बताया, जैसे कि शू होलसेलर का बताया, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट, advertisement in newspapers inviting tenders for supply of goods etc. सर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एडवर्टाइजमेंट जो कि आप किसी भी मीडिया में देते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, कहीं भी देते हैं, इसको आपको केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, एग्जामिनर या फंसाने की कोशिश कर सकता है कि सर कैसे। कल अपन ने एक केस पढ़ा था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस में भी गौरी दत्त साहब ने एंड में परेशान होके कि जब बच्चा मिल नहीं रहा था तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया था। क्या एडवर्टाइजमेंट दिया था? जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए इनाम में दूंगा। वो एडवर्टाइजमेंट प्योरली इन द लैंग्वेज ऑफ ऑफर था। जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं 500 रुपए दूंगा, इट इज प्योरली एन ऑफर। जो बच्चा ढूंढ के लाएगा दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं जो कि इनविटेशन टू ऑफर है। मैंने आज दिन तक 10-15 साल जितने भी साल पढ़ाए हैं उसमें बच्चे क्या है ना, एक ही जगह का पढ़ के दिमाग में बैठा लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट मतलब इन न्यूज़पेपर तो मतलब इनविटेशन टू ऑफर ही होता है। जबकि मैंने अभी आपको बताया एडवर्टाइजमेंट को आपको लैंग्वेज पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा कि वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ये केस रखा कि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था वो ऑफर था। अब आओ देखो, मैंने क्या बोला कि सर अपन इनविटेशन टू ऑफर की बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स, एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। सबसे पहले तो समझो टेंडर क्या होता है। आपने पढ़ा है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों को जब कुछ काम कराना होता है तो वो टेंडर मंगवाती है कि जो भी ये काम करने में इंटरेस्टेड है वो हमको टेंडर भर के दो। ठीक है, जैसे सरकार को ब्रिज बनवाना होता है या रोड्स बनवानी होती है तो सरकार कहती है टेंडर भर के दो, कौन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 50 किलोमीटर का हाईवे बनाएगा, किस किस रेट में बनाएगा, इतनी चौड़ाई का, इतनी डिटेल का होगा, टेंडर भर के दो। मान लो देव पासारी ने एक आईटी कंपनी खोली, सीए बन गया लेकिन आईटी में बड़ा इंटरेस्ट था, तो देव पासानी ने एक आईटी कंपनी खोली या इसने एक सीए फर्म खोली, इसको 50 कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ रही है, तो इसने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि जो भी ये 50 कंप्यूटर सप्लाई करना चाहता है वो कृपया टेंडर भर के अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करा दो। तो मान लो बानेमी जैन को इंटरेस्ट हुआ टेंडर भरने में, कंप्यूटर सप्लाई करने में, खनक को हुआ, मंशा को हुआ, रिया को हुआ, इन सब ने टेंडर भरे। फिर जिसकी बेस्ट प्राइस लगी, जिसका बेस्ट व्यवहार लगा, उसका टेंडर सेलेक्ट कर लिया देव ने। मान लो खनक का लगा तो खनक की बेस्ट प्राइस लगी तो इसका टेंडर शॉर्टलिस्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो अब इस प्रोसेस को समझो कि सर एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, जहां पर देव जो भी पब्लिक है उसको इनवाइट कर रहा है कि मुझे भी 50 कंप्यूटर सप्लाई करना चाहता है वो मुझे टेंडर भर के दे। तो पब्लिक में से खनक ने, रिया ने, मंशा ने, इन सब ने क्या किया? टेंडर भर के दिया कि हम आपको 50 कंप्यूटर इस मेक के ₹40,000 पर कंप्यूटर देंगे। खनक ने ये रेट बोली, रिया ने बोली मैं 42,000 रुपीज में दूंगी 50 कंप्यूटर इस स्पेसिफिकेशन के, जिसमें ये वाला प्रोसेसर लगा हुआ होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, मंशा ने बोला मैं 39,500 रुपीज में दे दूंगी। ठीक है, तो ये सब पढ़ के देव ने इसका मंशा का टेंडर सेलेक्ट किया। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सब उस इनविटेशन टू ऑफर के प्रति
ये लोग अपना अपना ऑफर दे रहे हैं कि मैं 50 कंप्यूटर 40 में, मैं 50 कंप्यूटर 42 में, मैं 50 कंप्यूटर 39,500 में सप्लाई कर दूंगी। ये सब ने ऑफर दिया और देव ने जिसका भी ऑफर सेलेक्ट किया वो एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाउ इन्विटेशन टू ऑफर, advertisement inviting tenders is an example of invitation to offer, but advertisement every time are not invitation to offer, they can be offer itself also, like लालवन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। सर अब समझ में आ गया, दिमाग लगाना है लैंग्वेज पढ़ के कि वो ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है। बाबा समझ में आया सबके या नहीं, बोलो रे, कोई दिमाग में डाउट तो नहीं है? शिरीन जॉन, ईशा बांगड़, ईशा बांगड़, समझ में आया तेरे को? Yes. Yes, sir. ठीक है। रिया हाँ सर। समझ आया बेटा? हाँ हाँ सर आया। और दिया तेरे को आया? Yes, sir. ठीक है, तो हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए भैया, 1 2 3। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल करते हैं इनविटेशन टू ऑफर का। लेट्स डू दी 4th पार्ट। सर, शेयर प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी टू इशू इट्स शेयर्स। ठीक है, सबने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है और तुम सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? जो कंपनी इशू करती है क्या होता है? वापस बोल, कौन बोल रहा है? यानी जो कंपनी स्टार्ट करते हैं और शेयर्स इशू करते हैं फॉर सेल। जब कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करने होते हैं ताकि उसको, वो तो कंपनी तो पब्लिक को शेयर्स ऑफर करे और पब्लिक बदले में उसको क्या दे? पैसा दे, तो फिर उसको कैपिटल मिलेगी, वो अपना काम चालू करेगी। तो सर वो जब पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो वो पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि आइए और मेरे शेयर्स में पैसा लगाइए। सो प्रोस्पेक्टस, इशूइंग प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी इज नॉट एन ऑफर, rather it is an invitation to offer from the company to the public. Company is inviting the public कि आओ और मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर पब्लिक बोली लगाती है, पब्लिक में से पहला बंदा बोली लगाता है। मान लो कंपनी ने 1000 शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया, 1000 शेयर इशू करने के लिए। पहले बंदे ने बोली लगाई मेरे को 100 शेयर चाहिए, दूसरे एट द रेट जो भी है उसने बोली लगाई मेरे को 100 शेयर चाहिए 10 रुपए पे। दूसरे बंदे ने बोली लगाई मेरे को 500 शेयर चाहिए एट द रेट ₹10। तीसरे बंदे ने बोली लगाई मेरे को 400 शेयर्स चाहिए। सर 1000 शेयर तो यहीं पर पूरे हो गए, 500 और 400 900 और 100, 1000 तो ये हो गए। लेकिन चौथे बंदे ने भी बोली लगाई, पांचवें बंदे ने भी बोली लगाई, 100 के लिए लगाई, 1000 के लिए अकेले एक आदमी नहीं लगा दी। ऐसे दसियों जने हो सकते हैं जिन्होंने बोली लगाई। तो सर टोटल 1000 शेयर इशू करने के लिए बोली लग गई, बोली आ गई 5000 शेयर्स की। तो सर 1000 शेयर के लिए तो एक्सेप्ट करेंगे और 4000 शेयर के लिए रिजेक्ट करनी पड़ेगी, यस और नो? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। आप सब जानते हो ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। जब ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, जब 1000 से कम शेयर की एप्लीकेशन आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है सर, लेकिन इससे कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया उससे, क्योंकि कंपनी ने जो पब्लिक को इनवाइट किया था, कंपनी ने जो पब्लिक को इनवाइट किया था कि आइए और मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वो इनवाइट कर रही थी कि पब्लिक ऑफर देवे, मैं तेरे 100 शेयर लेना चाहती हूँ एट द रेट ये, मैं तेरे 500 शेयर लेना चाहता हूँ, मैं तेरे ये। तो पब्लिक ऑफर दे रही है, कंपनी चाहे जिसका ऑफर एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे जिसका ऑफर रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से वो 1000 की काउंटिंग तक एक्सेप्ट करेगी, बाकी के रिजेक्ट कर देगी। ठीक है सर, तो सर जब कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑफर। अदरवाइज यदि ये ऑफर होता और किसी ने बोली लगाई होती तो वो एक्सेप्टेंस हो जाता, तो सर सीधा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता।
ठीक है, क्योंकि जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आता है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी जने आंख नाक कान खोल के सुने। यदि ये हम इसे प्रोस्पेक्टस को ऑफर मानते तो सर ये एक्सेप्टेंस हो जाता, एक्सेप्टेंस हो जाते ही सर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। तो जब शेयर ही 1000 इशू करने दे और 5000 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता तो कंपनी कहां से पूरा करती, कर ही नहीं सकती थी। इसलिए प्रोसेस क्या है कि सर जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। उसको पढ़ के जब आप में से लोगों ने एप्लीकेशन लगाई तो वो कंपनी को ऑफर कर रहे हैं कि मैं इतने शेयर ऑफर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और बाद में लोग अब जब कंपनी ने जिस जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी तो सर उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, बाकी की रिजेक्ट हो गई क्योंकि ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। ये प्रोसेस इस तरीके से चलती है। सो इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी फॉर इशूइंग शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना सभी जन। किसी एक को भी डाउट है? एक को भी डाउट है? शरीन जॉन, चलिए जी, तो फिर हम लोग सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करते हैं ताकि बाकी के एग्जांपल्स इनविटेशन टू ऑफर के समझ सकें।